वहाँ पर कोई है। कौन है वहाँ? मार देगा हमें वो। उस कमरे में काला साया है। वो देखो कोई गुजरा। I can feel someone breathing. Assalamu alaikum and welcome to my channel The Dark Shadows by RHL. मौत एक खौफनाक हकीकत है जिसका सामना हम सबको करना है। हर नफ्स को मौत का जायका चखना है। इसके बारे में डिस्कस करते हुए भी एक अजीब सा खौफ आता है, एक डर लगता है। पर अगर किसी को पता लगने लगे कि वो मरने वाले हैं तो उनकी क्या कैफियत होती होगी, इसे सोचना। आज की दोनों कहानियां हमें जिन्होंने भेजी हैं उन्होंने अपना नाम नहीं बताया, पर पहली कहानी में हमारे भाई को लगता है कि उनकी फैमिली में जब भी किसी की डेथ होती है या होने वाली होती है तो उन्हें साइंस मिलने लगते हैं। अगर इस वीडियो को आखिर तक देखोगे तो पता चलेगा कि उन्हें ऐसा क्यों लगता है, तो मिस मत करना। पर इससे पहले कि हम आज की कहानी शुरू करें, अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार स्टोरी सुन रहे हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को भी दबा दो ताकि मेरे चैनल के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। और हाँ, अगर आपके पास भी कोई हॉरर एक्सपीरियंस है तो मुझे ईमेल करके भेज दो, मैं आपकी स्टोरी को अपने चैनल पे फीचर कर दूंगा। तो शुरू करते हैं। ये जो कहानी मैं आपको बता रहा हूँ ये सच्ची है और ये मेरी अपनी ननिहाल में होता आ रहा है, मगर मुझे इसके बारे में 2 साल पहले ही पता चला जब मेरी अम्मी ने मुझे बताया। इसकी शुरुआत होती है मेरे नाना से। मेरे नाना का इंतकाल बहुत पहले हो चुका है, मेरी पैदाइश से पहले। वो बहुत बीमार थे और उन्होंने अपनी सारी ज़िंदगी एक पेंट फैक्ट्री में काम किया था जिससे उनके लंग्स काफ़ी ख़राब हो चुके थे और इसी की वजह से वो इतने बीमार हुए थे। पर उनके इंतकाल से पहले के कुछ महीने उनके लिए काफ़ी अजियत वाले थे। वो सही से सांस भी नहीं ले सकते थे और ना ही सही से कुछ बोल पाते थे। बस ये समझ लें कि हमारे घर वालों को पता था कि अब उनका इंतकाल कभी भी हो जाएगा। जैसे कि मैंने कहा कि वो बोल भी नहीं पाते थे, तो अपने इंतकाल से पहले के कुछ महीनों में वो बिल्कुल चुप हो गए थे और बस इशारों में ही बात करते थे, और वो भी कभी कभार। अम्मी बताती हैं कि जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उससे 3 दिन पहले वो अचानक टूटे फूटे अल्फाजों में कुछ कहने की कोशिश करने लगे और अपना हाथ थोड़ा उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करते। अम्मी को कुछ समझ नहीं आया और अम्मी जाकर उनसे बातें करने लगीं। उनका मुंह वगैरह साफ किया और बस ऐसे बनी कि वो समझ रही हैं उनकी सारी बातें और सुन रही हैं। फिर एकदम वो काम हो गए और सो गए, या शायद दवाइयों के असर की वजह से वो सो गए हों। फिर उस शाम वो बस कामली लेटे हुए थे और एकदम अपना कांपता हुआ हाथ उठाकर दरवाजे की तरफ इशारा करने लगे और कुछ कहने की कोशिश करने लगे। अम्मी उनके पास जाके बैठ गईं और बस हाँ में हाँ मिलाने लगीं, पर इस बार वो साफ एजिटेटेड और घबराए हुए थे। पर थोड़ी देर बाद वो फिर काम हो गए और एक तरफ मुंह करके चुपचाप लेटे रहे। अगले रोज नाना के साथ मामू थे और उस रोज फिर नाना अचानक से परेशान होने लगे और अपना हाथ उठाकर फिर से दरवाजे की तरफ इशारा करके कुछ कहने की कोशिश करने लगे। मामू इतना परेशान हो गए थे उनकी हालत देखकर कि उन्होंने नर्सेस को बुला के काम करने के लिए इंजेक्शन भी लगवाया उन्हें। जब अम्मी हॉस्पिटल गईं तो मामू और अम्मी ने डॉक्टर से भी डिस्कस किया, तो उन्होंने यही कहा कि ऐसा हो जाता है इतनी बीमारी में, आप बस दुआ करें। जिस रोज नाना की डेथ हुई उस रोज दोपहर के टाइम वो बहुत कामली लेटे हुए थे कि अचानक टूटे फूटे अल्फाजों में
कुछ कहने लगे। अम्मी ने सुना कि उन्होंने टूटे फूटे अल्फाजों में ये दो बातें कही कि वो आ गया है, ऐसा कुछ कहने लगे। पर वो नज़रें नहीं मिला रहे थे और इस बार परेशान भी नहीं थे। अम्मी ने उनसे पूछा भी कि कौन आ गया है और किसकी बात कर रहे हैं, पर उन्होंने कोई बात नहीं की। उस शाम उनका सुकून से इंतकाल हो गया। अब ये चीज़ मेरी नानी के इंतकाल के वक्त भी हुई। अम्मी बताती हैं कि नानी अपने इंतकाल से 3 दिन पहले दिन में कुछ टाइम एकदम खामोश हो जाती थी और बस एक तरफ देखने लगती थी। हम उस वक्त कोई भी बात कर लें वो जवाब नहीं देती थी और बस एक तरफ देखती रहती थी, जैसे उन्हें कोई नज़र आ रहा हो और उनकी आंखों में एक खौफ होता था। सेम चीज़ उनके इंतकाल से 2 दिन पहले भी हुई और जिस दिन उनका इंतकाल हुआ उस रोज़ भी वो दिन में अचानक एक तरफ देखने लगी, पर इस बार वो मुस्कुरा रही थी। नानी को ऐसी कोई बीमारी नहीं थी जिससे हम ये कहें कि उसकी वजह से उनका इंतकाल हुआ था। एक नेचुरल और नॉर्मल डेथ थी। अब हमारे ननिहाल में जो अगली डेथ्स हुई और जो अजीब व गरीब वाक़यात उनके साथ हुए, अगर आप उनको सुनेंगे तो आपको बहुत हैरत होगी। मेरी बड़ी खाला का इंतकाल अभी 4 साल पहले ही हुआ है। वो सिर्फ डायबिटिक थी और इसके अलावा ऐसा कुछ नहीं था जिससे हम में से किसी को भी ये गुमान होता कि उनका इंतकाल हो जाएगा। अपने इंतकाल से कुछ दिनों पहले वो कंप्लेन करने लगी थी कि उनके कमरे का दरवाज़ा कोई खटखटाता है। वो बहुत घबराने लगी थी क्योंकि जब उनको लगता कि किसी ने दरवाज़ा खटखटाया है तो उस वक्त उनके घर में और किसी को ये महसूस नहीं होता था। वो समझी शायद उनको नफ्सियाती मसला होने लगा है और किसी डॉक्टर को दिखाने का कहने लगी। पर एक रोज़ तो वो बहुत डर गई थी जब उन्होंने ख्वाब में देखा था कि कुछ सफ़ेद लोग उनके पास आए और कहते हैं कि तैयारी कर लो, तुम्हें जाना है। उस रोज़ वो बहुत रोई थी और बहुत डर गई थी और उनके बेटे उनको डॉक्टर के पास भी लेके गए जिन्होंने उन्हें सुकून के लिए दवाइयाँ भी दी थी। पर फिर अपने इंतकाल से 3 दिन पहले वो अपनी मौत को याद करने लगी। अपनी बेटियों को अपने जेवर वगैरह के बारे में बताया और बच्चों को वसीयत भी की। सब यही कहते थे कि आपको क्या होने लगा है, अल्लाह आपको बड़ी उम्र दे, ऐसी बातें मत करें। उन्होंने ये भी बताया कि उनकी अलमारी में कफन रखा है और जब वो मर जाए तो उन्हें उस कफन में दफनाना। उसके 3 दिन बाद उनका इंतकाल हो गया और जिस जगह उन्होंने कफन का बताया था, जब उनकी बेटी ने जाके देखा तो कफन वहीं था जहां उन्होंने बताया था। अब जिस चीज़ का मैं खुद गवाह हूं वो मेरी छोटी बहन की डेथ के वक्त हुआ। मेरी छोटी बहन का इंतकाल 2 साल पहले हुआ है। वो 8 साल की थी और उसे टर्मिनल कैंसर था और बहुत फैल चुका था, तो हमें पता था कि इसके पास ज़्यादा वक्त नहीं है। अपनी डेथ से कुछ हफ्ते पहले वो एक चिड़िया की बातें करने लगी थी कि उसे एक चिड़िया मिलने आती है और उसके आसपास उड़ती है और उससे बातें करती है। मैं और मेरे भाई यही सोचते थे कि शायद इसने अपने जहन में ऐसी ही कोई ख्याली दोस्त बना ली है और बीमार है तो इस तकलीफ़ से अपना जहन बटाने के लिए ख्यालात बनाती है। हम लोग बस अपना सर हिलाते और उसकी बातों में हाँ में हाँ मिलाते। पर एक रोज़ हम अपनी अम्मी के साथ उसके पास थे हॉस्पिटल में, तो वो कहने लगी कि वो चिड़िया फिर आई है और मुझे अपने साथ चलने का कह रही है। अम्मी ने जब ये सुना तो फूट फूट के रोने लगी। हम अम्मी को संभालने लगे, कंफ्यूज थे कि ये क्यों इतनी बुरी तरह रो रही हैं। हमारी बहन नहीं जानती थी कि वो मर जाएगी या उसे कोई जानलेवा बीमारी है, बस समझती थी कि वो बहुत बीमार है और सही होकर जल्दी घर आ जाएगी। पर इस बार उसने पूछा कि क्या मैं मर जाऊंगी। ऐसा उस चिड़िया ने मुझसे कहा है कि मैं मर जाऊंगी।
अम्मी रोते हुए रूम से बाहर निकल गईं और हम अम्मी के पीछे गए और तब उन्होंने बताया कि तुम्हारी बहन इस दुनिया से जाने वाली है। उस रात हमारी बहन ने हमारे हाथों में दम तोड़ दिया था। इसके बाद अम्मी ने हमें वो सारे वाक़यात बताए जो नाना, नानी और खाला के साथ हुए। अब ये सारे वाक़यात क्या थे और हमारे ननिहाल में क्यों होते हैं मुझे नहीं पता, पर ये 4 डेथ्स जो हमारे यहाँ हुई सबको कोई ना कोई साइंस मिले थे मरने से पहले, और उसके बाद उनकी डेथ्स हो गई थी। कोई कहता है कि जिन्नात बताते हैं, तो कोई कहता है कि रूहानी मामलात हैं, पर अब हमारे गुमान में ये बस चुका है कि अब जो भी इस दुनिया से जाने वाला होगा हमें उसका पहले से ही पता चल जाएगा। ये बात बहुत पुरानी है, मगर जब भी मुझे इसका ख्याल आता है तो उसका सोच के भी एक अजीब सा डर मेरे अंदर भर जाता है। मैं इंडिया में एक आश्रम में काम किया करती थी। मैंने अपनी ज़िंदगी के 25 साल उस आश्रम को दिए थे। आश्रम बहुत पुराना था और उसने बहुत सी लाचार महिलाओं को और उनके बच्चों को सहारा भी दिया था। वहाँ पे कई महिलाएं और उनके बच्चे मरे भी थे और शायद इसीलिए वो आश्रम हॉन्टेड था। मुझे और मेरे साथ कई पुरानी वर्कर्स को तो इसका पता था, और जब भी हमारे आश्रम में कोई भी नया वर्कर आता था हम उन्हें भी इस बात से आगाह कर देते थे। हमें तो जैसे उस माहौल में रहने की आदत हो गई थी, या जो भी शक्तियाँ वहाँ पे थीं उनको हमारी आदत हो गई थी। पर अक्सर नई वर्कर्स के साथ बहुत कुछ हो जाता था जिससे वो भाग जाती थी। आश्रम में ऐसी बहुत सी जगहें थीं जहाँ पे हम अपनी वर्कर्स को आगाह कर देते थे कि यहाँ मत जाना, और अगर जाना तो कुछ पर्टिकुलर टाइम्स पे मत जाना, यहाँ वहाँ बात मत करना और वगैरह वगैरह। पर आश्रम में एक नर्सरी थी जो सबसे ज़्यादा हॉन्टेड थी। वहाँ पे मेरे 25 सालों में मैंने बहुत से नौमौलूद दूध पीते बच्चों की डेथ्स देखी थी। उसके बाद से उस नर्सरी में अक्सर छोटे बच्चों की रोने की आवाज़ें आती थीं और उनके कॉट्स खुद ब खुद हिलते थे। महिलाओं की आवाज़ें आती थीं जैसे वो बच्चों को चुप करवा रही हों या लोरी सुना रही हों। उस नर्सरी में 40 के करीब बेड्स थे और बच्चों के कॉट्स भी थे, पर इन हॉन्टिंग्स की वजह से उस नर्सरी को बंद कर दिया गया था। उसका सामान हमने कई बार वहाँ से निकालने की कोशिश भी की कि उसे नई नर्सरी में शिफ्ट कर दें, पर जिसने भी उन्हें हाथ लगाया या मूव करना चाहा उसने इसकी बहुत भारी कीमत चुकाई और कभी फिर वापस ना आया। तो इसीलिए हमने उस नर्सरी को बंद करना ही सही समझा। वहाँ कोई नहीं जाता था, यहाँ तक कि उसके करीब भी कोई जाने का सोच भी नहीं सकता था। उस नर्सरी के बाहर 3 दरख्त थे और कुछ झूले भी थे जिसे कोई नहीं यूज़ करता था और ना छूता था। मुझ समेत कई वर्कर्स ने हज़ारों बार उन स्विंग्स को खुद ही हिलते हुए देखा, और ये एक्टिविटीज़ अंधेरा होने के बाद हमने नाइट शिफ्ट्स पे देखी थी, जैसे कोई उन पे झूल रहा हो, और वहाँ से अक्सर बच्चों के खेलने की आवाज़ें आती थी। वो बहुत पुराने दरख्त थे और बहुत खौफनाक दिखते थे, तो वैसे ही उस एरिया के करीब दिन में भी कोई नहीं जाता था। पर हमारे आश्रम में एक नई वर्कर काम करने आई और हर एक की तरह हमने उसे भी ब्रीफिंग दी, डूज एंड डोंट्स की, और कहाँ नहीं जाना चाहिए और कब क्या करना चाहिए ये सब बताया। पर या तो उसमें बहुत क्यूरियोसिटी थी या वो शायद उन शक्तियों को पसंद नहीं आई। जब उसको उस नर्सरी और उसके पास की जगहों का हमने बताया तो उसने कुछ ज़्यादा ही सवाल पूछे हमसे, जैसे वहाँ कोई ख़जाना हो और हम वो वर्कर से छुपाते हों। पर हमें ये तो समझ आ गया था कि वो इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, तो शायद उसे बहुत ऑड लग रहा है ये सब। कई बार दिन की शिफ्ट में उसने वहाँ जाने की कोशिश भी की थी, जो हमारी दूसरी वर्कर्स ने हमें बताया था, तो हमने उसे फॉर्मल वार्निंग भी दी थी
और कहा था कि अपने अंजाम की तुम खुद जिम्मेदार होगी, पर वो इस बात को लेकर सीरियस नहीं लग रही थी। जिस रोज़ उसकी नाइट शिफ्ट का रोस्टर था तो हमने उसके साथ शिफ्ट करने वालों को वार्न कर दिया था कि इस पे नज़र रखना, कहीं ये वहाँ जाने की कोशिश ना करे। पर शायद उसका बुरा वक्त आना था और वो एक नाइट शिफ्ट में नज़रें बचाकर उस नर्सरी में चली गई। दूसरी नाइट शिफ्ट वर्कर्स को सिर्फ उसकी एक दर्दनाक चीख की आवाज़ आई थी और उन्होंने गार्ड को बुलाया, पर वो उन्हें कहीं नहीं मिली। नर्सरी में जाने की किसी की हिम्मत नहीं थी, पर कुछ लोग हिम्मत करके उसे ढूंढने नर्सरी चले गए तो उन्हें उसकी लाश मिली। उसकी डेथ की वजह डॉक्टर्स ने दिल का एकदम बंद हो जाना बताया था और पोस्टमार्टम से भी यही पता चला था कि वो स्टेट ऑफ शॉक में मरी थी। पर यह राज कि उसके साथ हुआ क्या था उसी के साथ चला गया। पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी कुछ नहीं बता सकी और बस उस आश्रम को कुछ साल पहले बंद कर दिया गया है। तो ये थी मेरी एक कहानी जो मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। उम्मीद करता हूँ आज की कहानियाँ आपने एंजॉय की होंगी। अब इस कहानियों को सिर्फ सुनकर नहीं बल्कि लाइक करके और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके अपनी सपोर्ट और प्यार को भी दिखा दो और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना कि आपको क्या लगता है इन स्टोरीज़ के बारे में। तो सोचो मत, अभी सब्सक्राइब कर दो और इस ईमेल पे अपनी खुद की कहानियाँ भेजना भी मत भूलना। मैं उनको अपने चैनल पे शेयर करूँगा और आपको उसका क्रेडिट दूंगा। अब मिलते हैं अगली हैरत अंगेज़ हॉरर कहानी में। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड, फिर मिलते हैं।